सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं सेकेंड ईयर का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 का जो हमारा सेमेस्टर 3 है उसका आज मॉड्यूल 1 लेने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम अपना ह्यूमन राइट प्रोविजन वायलेशन एंड रिड्रेसल का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसके अंदर आज हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। मतलब देखो, हमने पिछले लेक्चर के अंदर यहाँ तक चीज़ें समझ ली थी कि सिविल राइट क्या होता है, पॉलिटिकल राइट क्या होता है, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स क्या होते हैं। उसके बाद आज हम बाकी के जो चीज़ें हैं, यानी कि कौन से फॉर्म ऑफ वायलेशंस होते हैं वनरेबल ग्रुप्स के ऊपर, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है और लीगल राइट क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आज के लेक्चर के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते थोड़ा सा पहले मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ, क्योंकि देखो काफ़ी लेट ये लेक्चर आ रहा है, काफ़ी दिन हो गए थे, उसके बाद आज ये लेक्चर आ रहा है, तो इसलिए हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें आप भूल गए हो, तो इसलिए थोड़ा रिकैप करवा लेता हूँ, उसके बाद आगे चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ह्यूमन राइट प्रोविजन वायलेशन एंड रिड्रेसल, इसका मतलब क्या है कि देखो ह्यूमन राइट के काफ़ी सारे प्रोविजंस मतलब, यानी इंसानों के ऊपर अगर आप एक इंसान एज अ इंसान पैदा हुए हो तो आपको काफ़ी सारे राइट्स मिलते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके राइट्स को तोड़ देते हैं, मतलब आपका जो हक है आपको नहीं देते और उस राइट का वायलेशन करते हैं। ठीक है, तो आप किस तरीके से उस वायलेशन का रिड्रेसल कर सकते हो, मतलब अपना हक वापस से पा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर बताई गई है कि ह्यूमन के पास कौन से राइट्स होते हैं एज अ ह्यूमन। अगर आप चाहे छोटे कास्ट के हो, चाहे बड़े कास्ट के हो, चाहे आप काले गोरे हो, मतलब किसी भी प्रकार का अगर आपके साथ भेदभाव होता है, आपके राइट को वायलेट किया जाता है, चाहे आप छोटे बच्चे हो या फिर आप जेंडर के ऊपर वायलेशन किया जा रहा है कि लड़की को साथ भेदभाव किया जा रहा है, या फिर और किसी भी प्रकार का भेदभाव अगर किया जाता है, आपके राइट का वायलेशन होता है, तो आप उसको किस तरीके से ड्रेस कर सकते हो, कौन से तरीके के वायलेशंस होते हैं एंड कौन से राइट्स आपको मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, एंड यहाँ पर गांधी जी ने अपना कोड भी दिया था, मतलब राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कि बीइंग विद द ड्यूटीज ऑफ मैन एंड राइट विल फॉलो एज रिंग फॉलो एज विंडर। मतलब वही कि अगर आपके पास कुछ, मतलब अगर आप एक इंसान हो और आपको काफ़ी सारी ड्यूटीज़ मिली है कि आपको ये भी करना है एज अ मैन, जैसे अगर आप मान लो आदमी हो, ठीक है, मतलब जैसे आप लड़के हो, उस कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपकी ड्यूटी है कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी है। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, तो उसके साथ में ही आपको काफ़ी सारे राइट्स भी मिलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। ठीक है, तो जैसे स्प्रिंग जो है विंटर को फॉलो करता है, वैसे ही ड्यूटीज़ जो है वो राइट्स को भी फॉलो करती है, तो हर एक इंसान के पास राइट्स होते हैं, तो यही गांधी जी ने कहा था। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा रिकैप करना है तो रीड नहीं करेंगे, खाली मैं ऊपर से बता दूंगा कि देखो यहाँ पर लिखा है कि ह्यूमन राइट जो रहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा असेंशियल राइट्स होते हैं पीपल के, कि ये अगर राइट्स उनके पास नहीं रहेंगे तो वो अपनी ज़िंदगी को जी नहीं सकते इंसानों की तरह। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपके पास घूमने फिरने की आज़ादी नहीं रहेगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो आप इंसानों की तरह घूम नहीं पाओगे, आपका ह्यूमन राइट छीन लिया जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं को हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, कि यहाँ पर लिखा है दे आर द राइट दैट एन इंडिविजुअल कैन अवेल एंड एंजॉय बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न। अगर आप इंसान पैदा हुए तो आपको ये सारे राइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट और इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स क्या होता है। तो देखो सिविल राइट का मतलब होता है, इसको आप फंडामेंटल राइट्स भी कह सकते हो, जो कि एक एज अ सिटीजन या फिर एज अ जहाँ पर भी आप रहते हो, वहाँ पर रहने के लिए, आपको उस सोसाइटी के अंदर रहने के लिए जो भी राइट चाहिए रहता है, यानी ज़िंदगी को जीने के लिए जो भी राइट्स चाहिए रहता है, उन्हें हम फंडामेंटल राइट या फिर सिविल राइट्स बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे घूमने फिरने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, ठीक है, या फिर एजुकेशन लेने की आज़ादी, अच्छे से डिस्क्रिमिनेट ना होने की आज़ादी, जैसे अपना आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है, अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, की आपके साथ कोई भी भेदभाव ना करे, छुआछूत का, कि तू छोटी जात का है, तू निकल इधर से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ ना हो, आपको साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो ये सारे राइट्स आपके हैं, तो वो सिविल राइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल राइट मतलब वही पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जैसे आपको वोट देने की आज़ादी, आपको इलेक्शन के ऊपर खड़े होने की आज़ादी है, बट ये सिर्फ उन्हीं लोगों को आज़ादी मिलती है जो कि इंडियन सिटीजन होते हैं। अगर आप विदेशी हो, मान लो आप कोई पाकिस्तानी रहेगा और इंडिया में आकर वोट देगा, तो नहीं चलेगा ना, तो इसलिए जो इंडियन सिटीजन रहेंगे तो उन्हीं को पास ये राइट होता है, पॉलिटिकल राइट। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स होते हैं, यानी क्या कि आपको काम करने की आज़ादी रहेगी, मतलब इकोनॉमिक मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड राइट्स है, कि आपको काम करने की आज़ादी है, आप कोई भी अपना काम खुद का चूज़ कर सकते हो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, आपको कोई भी बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सोशल राइट्स होते हैं, समाज के अंदर राइट्स जो आपको मिलते हैं, तो ये राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। अगर आपको नहीं, अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन या फिर कुछ चीज़ें भूल गए होंगे, तो पिछले लेक्चर को देख लेना, थोड़ा सा लंबा है, 40 मिनट का है, बट देख लेना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर टाइम होगा तो देख लो। उसके बाद अब जो बाकी की, अब आगे की चीज़ें, अब उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है अब नेक्स्ट, वो क्या है, फॉर्म ऑफ वायलेशन ऑफ राइट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है, तो देखो वल्नरेबल ग्रुप्स जो होते हैं, उनका मतलब होता है वो ग्रुप, यानी वो तख्ता जो कि काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब कह सकते हो वीकर सेक्शन में आती है, मतलब कमज़ोर होती है पूरे
एरिया में, मतलब एक मान लो ये पूरा सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी के अंदर कुछ लोग हैं जो कि कमज़ोर है, किसी भी प्रकार से इकोनॉमिकली कमज़ोर है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब है, या फिर मतलब या फिर कास्ट से रिलेटेड है कि बहुत छोटी कास्ट के लोग हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको लोग परेशान करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सेक्शंस होती है सोसाइटी की, वीक से या फिर कह सकते हो लोवेस्ट सोसाइटीज़ जो होती है, मतलब ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, तो उनको हम वल्नरेबल ग्रुप्स में डाल देते हैं। ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप्स आप कह सकते हो जो दुखी आत्मा होती है, जिनके साथ काफ़ी सारी परेशानियाँ होती है, जिनको काफ़ी सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है सोसाइटी के अंदर, तो उन्हें हम वल्नरेबल ग्रुप्स बोलते हैं, चाहे वो कैसी भी। जैसे अगर अमेरिका में जाओगे तो अगर आप काले रहते हो तो आप बन जाओगे एक वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर, आ जाओगे कि भैया आपको काफ़ी सारे लोग परेशान करते हैं, जो गोरे लोग रहेंगे उन लोग। ठीक है, तो वल्नरेबल ग्रुप्स के साथ काफ़ी सारे उनके जो राइट्स है उनका वायलेशन किया जाता है, फॉर्म ऑफ वायलेशन ऑफ राइट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, मतलब जो वल्नरेबल ग्रुप्स के जो राइट्स होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा वायलेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो कौन से फॉर्म से, तो उनको अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर पॉइंट्स को पढ़ लेते क्या लिखा है। तो देखो, वल्नरेबल ग्रुप्स आर दो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट एक्सपीरियंस इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस एंड अदर फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एज कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। मतलब क्या कि देखो, ये वल्नरेबल ग्रुप्स मतलब वो ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के, मतलब सोसाइटी के अंदर वो सेक्शंस होते हैं जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस को फील करते हैं। मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल मतलब जैसे काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं, साथ ही में सोशली भी उनकी उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं होती, छोटी कास्ट के लोग होते हैं, ऐसा कह सकते हो आप लोग। ठीक है, एंड सोशल एक्सक्लूजन भी होता है, काफ़ी सारी जगहों से उन्हें भगा भी दिया जाता है, काफ़ी सारे मतलब जैसे मंदिरों से भगा दिया जाता रहता नहीं है कि जो दलित लोग होते हैं, पहले के टाइम पे होता था कि दलित लोग को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। तो ऐसे काफ़ी सारे सोशल एक्सक्लूजन, मतलब समाज के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से भगा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, जो वहाँ पे जो नॉर्मल जो लोग हैं उनके उनके मतलब उनकी कंपेयर में करोगे तो आपके काफ़ी सारे राइट्स को छीने जाते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम वल्नरेबल ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखो कि द वल्नरेबल ग्रुप्स फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव होता है उनके साथ में। उसका डेप्रीवेशन, एक्सप्लॉयटेशन, नेग्लेक्ट एंड वायलेंस। ठीक है, क्या होता है तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे इन्हीं के बारे में अभी पढ़ना है हमको। तो in India, there are at least 12 vulnerable groups which include women, children, elderly, disabled, migrant, HIV positive person and AIDS victims. ठीक है, refugees, linguistics and religion minorities, sexual minorities, scheduled caste, scheduled tribe and इंटरनली डिस्प्लेसेड पर्सन्स। ठीक है, मतलब ये सारे जो लोग होते हैं इंडिया के अंदर, ये सब के सब ये जो 12 लोग हैं, मतलब यहाँ पर 12 लोगों की बात की गई थी कि ये जो 12 टाइप के लोग होते हैं ये वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला है वुमेन्स, औरत लोग आते हैं, औरत लोग के साथ भी काफ़ी सारा भेदभाव होता है, बच्चों के साथ भी होता है कई बार। ये जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब मान लो आप छोटी सी लड़की है या फिर उसमें भी मतलब बच्चों के साथ भी काफ़ी सारा होता है भेदभाव। उसके बाद एल्डरी, मतलब अगर आप मान लो बूढ़े हो जाते हो तो आपके जो बच्चे होते हैं वो आपके साथ भेदभाव करने लग जाते हैं, आपका अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रखते। इधर मम्मी खास रही है, एकदम पानी चाहिए लेकिन पानी नहीं दे रहा है आदमी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद देखो HIV पॉजिटिव क्या होता है, डिसेबल मतलब कि मतलब कुछ अपाहिज हो आप तो उसके साथ भी हो सकता है। माइग्रेंट मतलब कि आप दूसरी जगह से आए हो, जैसे यूपी बिहार से कोई महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र के लोग उनको परेशान करते हैं कि देखो ये तो भैया वाले हैं या फिर ये बिहार से आए हैं। ठीक है, तो उन लोगों को परेशान किया जाता है, तो वो भी वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर आते हैं, माइग्रेंट्स भी। उसके बाद HIV पॉजिटिव पर्सन और एड्स विक्टिम। ठीक है, देखो HIV, तो देखो ये HIV पॉजिटिव पर्सन और एड्स विक्टिम में फ़र्क क्या होता है, तो पहले आपको ये बता देता हूँ। देखो, तो देखो HIV पॉजिटिव पर्सन का मतलब होता है कि कोई आदमी है जिसको ये HIV जो है, HIV एक वायरस होता है जो हो चुका है। ठीक है, मतलब उस HIV वायरस जो है उसके शरीर के अंदर आ चुका है। ठीक है, देखो HIV वायरस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, मतलब ये वायरस जो रहता है आपकी जो इम्यून सिस्टम जो रहता है, इम्यूनिटी जो रहती है उसको कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है और आप जल्दी मर जाते हो। ठीक है, मतलब उन बीमारियों की वजह से आपका इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे। तो ये वो वायरस होता है HIV वायरस। ठीक है, तो अब ये जो HIV है ये होता क्या है, तो ये नॉर्मली देखोगे तो ये रिलेशंस की वजह से होता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड उस पर्सन को HIV है जिसकी वजह से HIV या फिर एड्स है जिसकी वजह से वो वायरस आपके अंदर भी आ जाता है एंड फिर आपको भी HIV हो जाता है। ठीक है, तो HIV जो है वो एक वायरस है एंड होता क्या, देखो HIV की 3 स्टेज होती है। पहला स्टेज होता है HIV का, उसके बाद दूसरा स्टेज होता है एंड जो थर्ड स्टेज होता है उसको बोला जाता है एड्स। ठीक है, तो अगर आप थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं तो आपको एड्स हो चुका रहता है, उसके बाद आपको कोई ठीक नहीं कर सकता, आप बहुत जल्दी मर जाओगे। ठीक है,
मतलब बहुत जल्दी ऐसा नहीं 1 ही 2 दिन में मर जाओगे, मतलब लगभग कह सकते हो अगर अच्छे तरीके से इलाज पानी होगा तो 1.5-2 साल या फिर काफ़ी और जी सकते हो थोड़ा बहुत ही, मतलब आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे, काफ़ी कमज़ोर रहोगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। और HIV अगर आपको है खाली, तो अगर आप सही तरीके से दवाई पानी करवाते हो, एक्सरसाइज करते हो, अपने हेल्थ को सही रखते हो, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी पाओगे। मतलब अगर आप सारी चीज़ें करते हो, सारी दवाई वाई एकदम बराबर लेते हो, तब आप अच्छे से जी पाओगे। बट अगर आपका जो HIV वायरस है वो 3rd स्टेज में पहुंच जाता है और आपको एड्स हो जाता है, उसके बाद आप नहीं बचोगे, ठीक है। तो वही बात है। तो HIV पॉजिटिव जो पर्सन होते हैं उनसे भी लोग दूर रहते हैं, भैया मेरे को भी HIV हो जाएगा, क्योंकि HIV वायरस जो होता है खाने से भी फैल जाता है। मतलब मान लो अगर आपके मुंह में कुछ कट लगा है, बेसिकली देखोगे तो HIV वायरस जो होता है वो ब्लड इधर से उधर होने में होता है। मतलब आपको HIV वायरस है और आपका ब्लड जो है दूसरे के शरीर के अंदर चला जाता है, तो उसको भी HIV वायरस हो जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो मेरे को HIV वायरस है और मेरा खाना जो है, मतलब मैं खाना अपना खा रहा था और मैंने आपको भी अपना खाना दे दिया, ठीक है, जिसमें मेरा सलाइवा है, ठीक है। एंड आपके मुंह के अंदर कोई कट लगा हुआ है, छाला है, जैसे मुंह में रहता है ना छाला लग जाता है, जिसकी वजह से वो जो सलाइवा है आपके छाले के अंदर चला गया, मतलब स्किन के अंदर चला गया, तो उसकी वजह से भी आपको HIV वायरस हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से फिर लोग दूर होने लगते हैं, इसको HIV वायरस है, इसको भगाओ, नहीं तो हमको भी हो जाएगा, इसको एड्स से भगाओ इसको, नहीं तो हमको भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उनके साथ भी फिर कह सकते हो काफ़ी सारी डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें होने लग जाती है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है समाज के अंदर। ओके, तो ऐसे लोग जो रहते हैं वो भी वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर आते हैं। उसके बाद रेफ्यूजीज़ होते हैं। उसके बाद लिंग्विस्टिक्स, मतलब वही कि जो भाषा के अलग, मतलब दूसरी जगह से आए हैं तो अलग भाषा में बात करें, तो उनके साथ भी भेदभाव होता है। रिलीजन के ऊपर भी होता है, रिलीजियस माइनॉरिटी, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ भी होती है कि किसी जगह पर मान लो लड़कियां बहुत ज़्यादा कम है या फिर लड़कियां बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी उस हिसाब से काफ़ी सारे भेदभाव किए जाते हैं, ठीक है। एंड शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके साथ भी काफ़ी सारे भेदभाव होते हैं। एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, मतलब क्या कि आप एक ही स्टेट के अंदर हो, अपने ही स्टेट के अंदर हो, बट एक जगह से आप दूसरे प्लेस, मतलब कोई एक पर्टिकुलर सिटी या दूसरे सिटी में चले गए, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे भेदभाव मिल सकते हैं, ठीक है। मान लो जैसे आप पहले गाँव में रहते थे, आप शहर में आ गए, तो आपके साथ उस टाइम पर भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो ये कुछ 12 लोग जो है 12 टाइप के लोग हैं, ये वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर आते हैं, जिनके साथ ये सारे जो मतलब कह सकते हैं प्रॉब्लम जो है समाज के अंदर फेस करने पड़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, डिप्रीवेशन, एक्सप्लॉयटेशन, नेग्लेक्ट एंड वायलेंस, ठीक है। नाउ तो अब ये जो प्रॉब्लम्स है इनको अब देख लेते हैं एक एक करके कि मतलब ये इनका मतलब क्या होता है और ये किस तरीके से वायलेट करते हैं ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है फॉर्म ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी इंसानों को किस तरीके से, मतलब कौन सी तरीके के ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है वल्नरेबल ग्रुप्स को। मतलब जो वल्नरेबल ग्रुप्स के जो पर्सन्स होते हैं, जैसे आप मान लो आपको एड्स है या फिर आप छोटी कास्ट के शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आते हो, तो आप जो शेड्यूल्ड कास्ट वाले जो पर्सन है, आपका जो ह्यूमन राइट है उसको किस किस तरीके से वायलेट किया जा सकता है, तो वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले पॉइंट लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। द वल्नरेबल ग्रुप्स आर ट्रीटेड अनफेयरली बाय सम ऑफ द मेंबर ऑफ द जनरल सोसाइटी। मतलब कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ लोग जो कि सोसाइटी के अंदर आपको परेशान करते या फिर आपको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते, और वो जो है आपके साथ मतलब अलग अलग तरीके के वायलेशन करते हैं आपके ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। तो देर आर शॉकिंग एक्ट ऑफ कम्युनल वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़, जेंडर बायस, कास्ट रिलेटेड एट्रोसिटीज़, मतलब कास्ट से रिलेटेड कोई आपके साथ अत्याचार कर रहा है, ठीक है, कि आप छोटी कास्ट के हो तो आपको मारा जा रहा है, आपके मुंह के ऊपर गोबर पोता जा रहा है, ठीक है, कालिक पोती जा रही है, ऐसी सारी चीज़ें की जा रही है आपको परेशान करने के लिए। एंड सो ऑन, मेनली ड्यू टू पुअर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, यानी अच्छी तरीके से लॉ नहीं है, इसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। पुअर गवर्नमेंट एंड चीप पॉलिटिक्स, या फिर जो कुछ नेता होते हैं जो बोलते हैं कि भाई ये जो बड़े कास्ट वाले या हमारे सारे दुश्मन है, ठीक है। तो ऐसे चीप पॉलिटिक्स की वजह से ये सारे जो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स के वो किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब कौन से यहाँ पर लिखा है, द अनफेयर ट्रीटमेंट मेड आउट टू वल्नरेबल कैन बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ, मतलब यहाँ पर बताया गया कौन से फॉर्म्स के होते हैं। देखो सबसे पहला होता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यानी सबसे पहला जो वायलेशन होता है फॉर्म, मतलब सबसे पहला जो फॉर्म है वायलेशन का ह्यूमन राइट्स का, वो है डिस्क्रिमिनेशन। यानी क्या कि लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे अगर देखो आर्टिकल 15 है, वो कहता है कि आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, कास्ट, मतलब रिलीजन, रेस, वो सारी चीज़ों के बेसिस पे आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 17 भी बोलता है यही बात कि आप जो है अनटचेबिलिटी के ऊपर, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारे से आर्टिकल्स दिए गए, ऐसे काफ़ी सारे लॉस भी बनाए गए हैं। तो आप कह सकते हो ये आपका फंडामेंटल राइट है, यानी आपका ह्यूमन राइट है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव ना करे। बट अगर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता है तो ये एक वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पॉइंट्स में पढ़ते हैं कि इट रेफर्स टू अनजस्ट और अनइक्वल और प्रीजुअल ट्रीटमेंट। प्रीजजुअल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि पहले से ही आप किसी के बारे में कुछ जजमेंट बना देते हो कि ये जो पर्सन है ऐसा ही होगा, ठीक है, मतलब
मतलब मान लो कोई काला आदमी है तो आप सोचते हैं ये तो मतलब एकदम बेकारी आदमी होगा, या फिर कोई अगर मान लो कोई छोटी कास्ट का आदमी है तो आपको लगता होगा कि ये तो पहले से ही मतलब छोटी कास्ट वाले तो गंदा आदमी होगा, ठीक है, इसको इसके हाथ का पानी भी पीऊँगा तो मैं भी गंदा हो जाऊँगा। तो पहले से जब हम किसी के बारे में जजमेंट बना लेते हैं और उस हिसाब से ट्रीट करते हैं तो उसको बोला जाता है प्रीजुडिशियल जजमेंट मतलब ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है उसका मतलब होता है अनजस्ट और अनइक्वल और प्रिजुअल ट्रीटमेंट जब हम किसी के साथ करते हैं, मतलब सही तरीके से ट्रीट नहीं करते सामने वाले को ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, एज, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस एंड सो ऑन। मतलब इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम किसी के साथ भी भेदभाव करते हैं तो इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, फॉर इंस्टेंस इन इंडिया इन सम सोसाइटीज गर्ल्स आर गिवन अनजस्ट ट्रीटमेंट एज कम्पेयर टू बॉय इन टर्म ऑफ फूड फैसिलिटी, एजुकेशन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे अगर आप गाँव में देखोगे तो अगर गाँव में मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, तो 2 बच्चे, एक लड़का है और एक लड़की है, तो ऐसे टाइम पर होता है क्या है, एजुकेशन के मामले में देखोगे तो लड़के को जो है जितना पढ़ना रहेगा उतना पढ़ा दिया जाता है कि लड़का जो है वो चाहे तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो वो भी करता रहता है, ठीक है। बट जो लड़की रहती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं पढ़ा दी जाती है, उससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो नॉर्मली देखो तो गाँव में ग्रेजुएशन उतना नहीं करवाया जाता है, कोई डिप्लोमा करवा कर छोड़ दिया जाता है, डिप्लोमा भी नहीं करवाया जाता है। नॉर्मली देखोगे तो गाँव में 12वीं तक ही छोड़ दिया जाता है कि 12वीं पढ़ ली है, चलो पढ़ी लिखी हो गई, अब इसको छोड़ दो, ठीक है। तो गाँव में देखोगे या फिर कहीं पे भी देखोगे काफ़ी सारे लोग होते हैं इंडिया के अंदर आज भी जो लड़कियों को उतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं देते हैं, कि मतलब लड़के के मामले में कम एजुकेशन देते हैं कि वैसे भी कमाएगी तो मेरे को थोड़ी देगी, ये तो दूसरे घर चली जाएगी इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये भी एक टाइप का वायलेशन है हमारा ह्यूमन राइट्स का, ओके। उसके बाद नाउ अब देखो हमारा सेकंड जो फॉर्म है वायलेशन का वो है डेप्रीवेशन, ठीक है। डेप्रीवेशन का मतलब होता है कि किसी को भी कोई जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड ना करना, रिसोर्सेज जो चाहिए रहते हैं, मतलब जो काम की चीज़ें होती है जैसे कपड़ा हो गया, या फिर जैसा मान लो आपका पूरा कपड़ा फट चुका है या फिर बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और आपको अब नए कपड़े की ज़रूरत है, फिर भी आपको वो चीज़ें नहीं मिलती है वो रिसोर्सेज, तो उसको डेप्रीवेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इट रिफर्स टू लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज एंड फैसिलिटी विच आर नेसेसरी फॉर अ प्लेजेंट लाइफ सच एज इनफ मनी फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और फॉर गुड लिविंग कंडीशन। मतलब क्या कि देखो डेप्रीवेशन का मतलब होता है कि आपकी जो बेसिक रिसोर्सेज जो होती है या फिर फैसिलिटीज़ होती है, मतलब एक अच्छा खासा थोड़ा ठीक ठाक ज़िंदगी जीने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए रहती है वो अगर आपके पास नहीं होती है तो उसको डेप्रीवेशन बोला जाता है। जैसे मनी हो गया, खाना हो गया, ठीक है, मतलब आपके पास खाने की कमी है, आप दिन में सिर्फ 2 बार खा पा रहे हो ढंग से भी, वो भी ढंग से नहीं खा पा रहे हो, ठीक है। आपके पास उतने पैसे नहीं है, आपके पास ढंग के कपड़े नहीं, आपके कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने हैं, आपके पास 2 ही कपड़े मान लो, ठीक है, और कपड़े ही नहीं आपके पास। तो ये सारी प्रॉब्लम जब होती है तो उसको डेप्रीवेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया, फॉर इंस्टेंस इन सम फैमिली द डिसेबल और एल्डरली आर डिप्रीवेड ऑफ गुड फूड एंड क्लोथिंग, ठीक है। मतलब देखोगे कुछ घरों में ऐसा होता है, कुछ घरों में, सारे घरों में नहीं होता, कुछ घरों में ऐसा होता है जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, जो या फिर जो अपाहिज लोग होते हैं उनके ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से अब मान लो कोई बूढ़ी अम्मा है, ठीक है, और उसके कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं या फिर फट गए हैं, फिर भी जो घर के लोग हैं वो नया कपड़ा देने के उतना नहीं सोच रहे कि इनको नया कपड़े की ज़रूरत है, इनको नया कपड़ा दे दे, या फिर खाने में भी उनको कमी की जाती है, ढंग से खाना नहीं दिया जाता है, उनको जो पसंद है वो भी नहीं दिया जाता है, या फिर जो मतलब जो कैलोरीज मिलनी चाहिए, जितना खाना देना चाहिए उतना नहीं दिया जाता है, कम खाना दिया जाता है, खाली रोटी दे दी जाती है, थोड़ी सी अचार दे दिया जाता है, बोला इतने में खा के काम करो, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखो तो उनका डेप्रीवेशन हो रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। तो डेप्रीवेशन भी एक टाइप का कह सकते हो वायलेशन है आपके ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। तो डेप्रीवेशन का मतलब होता है लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। अब एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर ये, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन, अब एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी को एक टाइप से लूट लेना या फिर थोड़ा उससे कुछ लूट लेना, एक टाइप है, यही कह सकते हो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है, ठीक है। जैसे अब पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे अगर मान लो कोई आदमी है, ठीक है, ये आदमी है काफ़ी ज़्यादा गरीब है, इसको खेती बाड़ी करना है, ठीक है। अब खेती बाड़ी करने के लिए इसको सब सामान खरीदना है, इसको फर्टिलाइज़र खरीदना है, इसको बीज खरीदना है और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे खेती करने के लिए वो सारी चीज़ें खरीदनी है। अब उसके लिए इसके पास पैसे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गरीब है, इसके माँ बाप ने भी उतना ज़्यादा नहीं कमा के रखा था, जिसकी वजह से अब ये काफ़ी गरीब है, तो इसलिए इसको कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए। जाता है ये ज़मींदार या फिर किसी के पास भी कोई जो मनी लेंडर होते हैं उनके पास जाता है कि भैया थोड़ा मेरे को पैसे दे दो, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैं जो इंटरेस्ट के साथ में आपका पैसा चुका दूंगा, ठीक है। अब ये जो मनी लेंडर होता है ये बोलता है ठीक है
दे देना मेरे को, बट ब्याज बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसी ने बोला चलो कोई नहीं मैं दे दूँगा। इसने पूछा कितना लगेगा। ये जो है किसान, इसने बोला देखो पहली बात तो मेरे को 20,000 चाहिए, तो उसके हिसाब से बता दो कितना इंटरेस्ट लगेगा। इसने बोला हर महीने 1-1 हज़ार इंटरेस्ट लगेगा, साथ में अलग से अपना 20,000 भी, ठीक है। तो जिस दिन तू 20,000 दे देगा उस दिन से इंटरेस्ट लेना मैं बंद कर दूँगा, बट जब तक तू नहीं देगा तब तक हर महीने तेरे को 1-1 हज़ार देने। अब ये जो आदमी रहता है, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है उस पैसे की, तो इसलिए बोल देता है ठीक है चलो मेरे को दे दो, मैं दे दूँगा। बट होता क्या, अब जैसे ये पैसे ले लेता है और उसके बाद अब इसको हर महीने 1-1 हज़ार रुपये इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो देखोगे तो यहाँ पर ये जो मनी लेंडर, ये काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, लूट रहा है, ठीक है। मतलब ये इतना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, 20,000 के ऊपर हर महीने 1-1 हज़ार ले रहा है। अगर मान लो साल भर ऐसे रह गया तो साल भर तो ये 12,000 ऐसे ही ले लेगा, इससे इंटरेस्ट ही ले लेगा 12,000। और 2 साल अगर ये लेके चला गया तब तो 24,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा और 20,000 इसका पैसा ही है टोटल। तो काफ़ी ज़्यादा पहले टाइम पे एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, ठीक है। तो इसको ही बोला जाता है, और ये भी एक टाइप का वायलेशन है आपके ह्यूमन राइट्स का, आपके जो मूल्य अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है आपके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो लिखा है पॉइंट्स, उसको पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो देखो लिखा हुआ है कि इट रिफर्स टू द एक्शन ऑफ ट्रीटिंग समवन अनफेयरली इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम देयर वर्क। मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि आप किसी को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो, मतलब ख़राब ट्रीट कर रहे हो। कोई मान लो मजदूर है, आप उसको बोल रहे हो बहुत सारा काम करने के लिए, उसको आप सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, एंड इसलिए आप उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो ताकि आपको उसके काम से बेनिफिट मिले, ठीक है। जैसे आप कोई मजदूर है, आप उसको बहुत दिन रात खेती में काम करवा रहे हो और पूरा दिन भर करने के बाद आप उसको सिर्फ 200 रुपये दे दे रहे हो, तो आपने उतनी ज़्यादा उससे मेहनत की, उससे उतना ज़्यादा गलत काम किया आप उसके साथ, मतलब अनफेयरली उसको ट्रीट किया, उतना मेहनत करवाया उससे, और उसके मेहनत करवाने के बाद सिर्फ आपने उससे फ़ायदे लिए, मतलब बहुत सारा काम करवा कर आपने मान लो 2-3 हज़ार का फ़ायदा ले लिया और उसको सिर्फ 100-200 रुपये दे के भगा दिया, ठीक है। तो इसको एक्सप्लॉइटेशन बोला जाता है। इन अदर वर्ड समवन और ग्रुप में टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द वीकर सेक्शन। अनड्यू एडवांटेज का मतलब होता है गलत तरीके से आप किसी का फ़ायदा उठाते हो, ठीक है, वीकर सेक्शन का इन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है फॉर इंटेंस इन सर्टेन स्टेट अनएजुकेटेड पीपल स्पेशली बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन आर एक्सप्लॉइटेड बाय लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर एंड अदर, ठीक है। कि काफ़ी सारे स्टेट्स में जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं, छोटी कास्ट वाले या फिर जो गरीब लोग होते हैं, उनको ये जो लैंडलॉर्ड होते हैं, लैंडलॉर्ड मतलब जो ज़मींदार होता है या फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लूट लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है एक्सप्लॉइटेशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो है नेगलेक्ट, ठीक है। नेगलेक्ट का मतलब होता है मतलब अनदेखा कर देना, ध्यान ना देना किसी के ऊपर, ठीक है। तो उसको नेगलेक्ट बोला जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, इट रिफर्स टू लैक ऑफ केयर एंड अटेंशन और डिसरिगार्ड टू सर्टेन वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फॉर इंटेंस इन सम फैमिलीज एल्डरली पर्सन आर नेग्लेक्टेड इन टर्म ऑफ हेल्थ केयर एंड अदर फैसिलिटीज़, ठीक है। मतलब कि जो घर में जैसे बूढ़े लोग हो गए तो उनको हम अनदेखा कर देते हैं कि कई बार उन लोग बीमार होते हैं, घर में खास रहे काफ़ी ज़्यादा, और हम लोग अपना मजा कर रहे हैं और उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। तो उसको नेग्लेक्ट बोला जाता है। तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब चलने लग जाती है उस टाइम पर, ठीक है। तो उनको अनदेखा, उनको अटेंशन नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक टाइम का कह सकते हो फॉर्म ऑफ वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का। उसके बाद नेक्स्ट होता है वायलेंस, ठीक है। वायलेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा, लड़ाई झगड़ा करना, उसको वायलेंस बोला जाता है। तो देखो वायलेंस भी जो है वो भी एक टाइप का जो है वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का, कि जैसे आपके पास हक है कि आप कहीं पे भी घूम फिर सकते हो, आज़ादी से रह सकते हो, और ऐसे टाइम पर अगर आपको कोई मारता है घूमने फिरने के लिए तो ये आपका जो राइट्स है ह्यूमन राइट उसको छीना जा रहा है, ठीक है। तो वायलेशन भी एक फॉर्म है, वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा गया, इट रिफर्स टू बिहेवियर इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंट टू हर्ट, डैमेज और डिस्ट्रॉय और किल समवन और सम टाइम। फॉर इंटेंस देयर आर केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट माइग्रेंट्स, वायलेंस अगेंस्ट दलित्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब देखो काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पति अपनी पत्नी को मारता है, या फिर जो माइग्रेंट्स होते हैं, कोई मान लो जैसे महाराष्ट्र में भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई मान लो यूपी बिहार से आया है और उसको यहाँ के लोग मार रहे हैं, ठीक है, माइग्रेंट्स को मारा जा रहा है जो दूसरी जगह से आए हैं, या फिर जो दलित है, छोटी कास्ट वाले, उनको बड़ी कास्ट वाले मार रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो वायलेंस होता है ये भी हमारा फॉर्म ऑफ वायलेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। मतलब ओके, तो ये 5 हमारे मतलब टोटल वायलेशन है, फॉर्म ऑफ वायलेशन ह्यूमन राइट्स के। तो मे भी आपको ये 5 वायलेशन समझ आ गए होंगे किस प्रकार के वायलेशंस होते हैं। नाउ अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स के बारे में, मतलब अब लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो देखो इनका फ़र्क, इनके बीच में इतना ही फ़र्क होता है देखो कि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब होता है वो राइट्स जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, मतलब वो सारे अधिकार जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे रहा है उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। देखो फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसके अंदर कह सकते हो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल मतलब
अपना 32 तक, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ठीक है, कि मतलब ये सारे मूल्य अधिकार है आपके, आपके फंडामेंटल राइट है जो कि हर एक इंसान को मिलना चाहिए। अगर इन फंडामेंटल राइट्स के बिना जो है आप मतलब अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, ये वो राइट्स होते हैं जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। ना ही आपकी गवर्नमेंट आपसे छीन सकती है, ना ही आस पड़ोस के कोई भी लोग आपसे छीन सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास राइट रहता है क्योंकि आप एज आप इंडियन सिटीजन, साथ ही में आप क्योंकि आप एक ह्यूमन पैदा हुए हो तो आपको ये जन्म से ही अधिकार मिल जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे राइट्स होते हैं जो कि आपके मतलब कह सकते हो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, आपकी गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती, ठीक है। बट अब उसके आगे के जो राइट्स है मतलब क्या कि पार्ट 3 के बाद जो राइट्स यानी आर्टिकल 35, 36 उसके बाद के जितने भी राइट्स है वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे अधिकार मिले हुए हैं। जैसे आप इलेक्शन में लड़ सकते हो, वो सारे ऐसे अलग अलग आपको अधिकार मिले हुए। वो सारे जो राइट्स है वो आपसे आपकी मतलब कह सकते हो आपका जो है कोई भी आस पड़ोस वाला आपसे वो राइट्स नहीं छीन सकता है, बट आपकी जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो छीन सकती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो होते हैं वो राइट्स होते हैं जो कि आपसे आपके आसपास के लोग नहीं छीन सकते, सोसाइटी के अंदर और कोई नहीं छीन सकता, बट गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो उसे सीज कर सकती है, ठीक है। मतलब कह सकते हो कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ समय के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है आपके राइट्स के ऊपर, ठीक है, आपके जो भी राइट्स रहेंगे, ओके। एंड फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो कि आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती। अगर कोई ऐसा सिनेरियो नहीं आता है कि आपने बहुत बड़ा क्राइम या फिर कुछ ऐसा कर दिया हो, ठीक है, या फिर देश के ऊपर कोई इमरजेंसी आ गई हो, तो ऐसे टाइम पर जो है आपका जो राइट्स है फंडामेंटल राइट वो भी कुछ समय के लिए कह सकते हो बंद कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में वापस से आपको राइट मिल जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब वो राइट्स जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज अ राइट और फ्रीडम विच इज गारंटीड टू सिटीजन बाय कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब वो राइट वो फ्रीडम जो कि गारंटी किए गए हैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। मतलब देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको गारंटी दे रहा है कि आपको में ये सारे राइट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं। एंड अब लीगल राइट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो देखो लीगल राइट का मतलब होता है वो राइट्स जो कि आपको लॉ के द्वारा मिलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे अब क्या पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ने कोई एक नया लॉ बना दिया, ठीक है। जैसे अब मान लो जो शेड्यूल्ड कास्ट वाले उनके लिए नया लॉ बना दिया कि अब उनके लिए हम इतना रिजर्वेशन रखेंगे, ठीक है। तो अब उस लॉ की वजह से आपको जो भी राइट मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, तो उन्हें हम लीगल राइट्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है तो ये भी एक टाइप का लीगल राइट ही कहा जाता है। उसके बाद जैसे मान लो कोई नया लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने, तो उस लॉ की वजह से आपको जो भी राइट्स मिलेंगे तो उन्हें हम लीगल राइट्स बोलेंगे, ठीक है। तो लीगल राइट मतलब जो भी लॉ से आपको राइट्स मिलते हैं। अब ये जो लीगल राइट्स होते हैं ये भी आपसे आसपास के लोग आपसे नहीं छीन सकते, आपके घर वाले नहीं छीन सकते, आपके आस पड़ोस वाले नहीं छीन सकते, बट ये जो राइट्स होते हैं ये आपसे आपकी गवर्नमेंट छीन सकती है, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट आपकी है वो आपसे ये राइट्स को छीन सकती है। जैसे आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर सीज मार दिया जाएगा, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी आपसे। आपने मान लो कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया ऐसे टाइम पर, ठीक है, या फिर मर्डर कर दिया आपने किसी का अपने एक पर्टिकुलर स्पॉट पर, तो वो प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी मतलब कह सकते हैं लीगल राइट्स को छीन सकता है, बट यहाँ पर मतलब जो आपकी नॉर्मल सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं वो आपके ये लीगल राइट्स को नहीं छीन सकते, ठीक है। तो लीगल राइट्स मतलब वो राइट्स जो कि लॉ के द्वारा मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब वो राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और भी चीज़ बताई गई है कि मतलब ह्यूमन राइट्स और लीगल राइट्स में क्या फ़र्क होता है। तो देखो ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है वो राइट्स जो कि एज अ ह्यूमन बीइंग पैदा होते हुए आपको मिले हैं, ठीक है, कि आप एक इंसान बने हो, पैदा हुए इंसान की तरह, तो आपको वो सारे अधिकार मिलेंगे, ठीक है। जैसे घूमने फिरने की आज़ादी, वो सारी आज़ादी, बोलने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, ये सारे आपके मतलब ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। और लीगल राइट्स मतलब वो राइट्स होते हैं जो कि लॉ के द्वारा आपको राइट्स मिले हुए, ठीक है। मतलब एक सिस्टम में लॉ बनाया गया है, एक सिस्टम तरीके से पार्लियामेंट ने काफ़ी सारा मेहनत करके लॉ बनाया और उस लॉ की वजह से जो आपको राइट मिलेगा उसे हम लीगल राइट्स बोलेंगे, ठीक है। नाउ में भी यहाँ पर आपको अब सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या चीज़ें होती है, मे भी समझ आ गया होगा। तो अब आज का लेक्चर तो यहाँ पर ही हम ख़त्म करते हैं। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जितने भी हो सके अपने दोस्त लोगों के साथ जो कॉलेज का ग्रुप है उनमें शेयर करो ताकि वो भी देख सके वीडियोज़ को। एंड जो अपना फर्स्ट ईयर का जो वीडियोज़ है उनको अपने जो जूनियर्स हैं उनको शेयर करो ताकि वो उन वीडियोज़ को देखकर पढ़ सके, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करो अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ में। एंड अगर आपको लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा तो वो जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप PDF को भी ले सकते हो। एंड अगर आपको मतलब इंस्टाग्राम पर अगर मुझसे कुछ बात करनी रहेगी, कुछ DM करना रहेगा, कोई भी
इन्फॉर्मेशन निकालनी रहेगी या फिर कोई भी क्वायरी रहेगी तो वहाँ पर जाकर आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब हो सकता है कि अब मैं थोड़ा कंटिन्यू में ही वीडियो डालूँ, तो अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब 2-3 दिन बाद देख रहे हो, तो हो सकता है यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर आ गया हो अपने चैनल के ऊपर, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी नेक्स्ट वीडियो की, तो यहाँ से जाकर आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर कि अगर नेक्स्ट वीडियो आ गया होगा तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।